आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बताएंगे कि आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से क्या वायदा किया है और चीन के खिलाफ कैसे इजराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कत्लेआम पर आखिर खामोशी क्यों। यह डरा देने वाली चुप्पी है। कश्मीर में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन खामोश है कश्मीर में रहने वाले, खामोश है वो नेता। किसी ने भी अब तक ढंग से इसके खिलाफ आकर मुखालफत नहीं की है, कोई सड़कों पर नहीं आया है। सवाल यही है कि आखिर इनसे जवाब कब लिया जाएगा। आइए आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर जिसे जमीन पर जन्नत कहा जाता रहा, लेकिन जमीन की इस जन्नत पर एक दोजख भी बसती है। ऐसी दोजख जिसमें अब तक सैकड़ों मासूम और बेगुनाह अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। पिछले 31 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा सफर रहा। और आज एक बार फिर 1990 जैसे हालात लगातार कश्मीर में बन रहे हैं। टारगेट किलिंग की जा रही है। उन मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाने वहां पहुंचे। दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। अब तक लगभग 9 लोगों की हत्या की जा चुकी है और दहशत का माहौल यह है कि कश्मीर में रहने वाले मजदूर, कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरी अब कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। सुनिए जरा। काम खत्म भी हो गया है और अगर रहना भी चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा हालात खराब है। कहना यही है, यहाँ पे अब डर का माहौल बन चुका है, इसीलिए हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम काम करने आए थे, अब 1-2 दिन का गैप देके फिर इन्होंने 3 मर्डर किए यहाँ पे। जा रहे हैं हम लोग का, मतलब ज़्यादा दिन हो गए आए हुए, थोड़ा हालात भी ख़राब है। अभी डर लगता है तो अभी वापस जाएंगे। बड़ा जेब में तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत है, लेकिन जाएंगे कैसे कि कल जाएंगे फिर बाद में वापस आएंगे। हाँ, डर लग गया तो घर जाइए करेंगे ना। इतना माहौल ख़राब हो रहा है, घर तो जाना ही पड़ेगा। डर के वजह से जा रहे हैं। ये 8 रोज के दरमियान में जो 2, 4, 5 ऐसा हो गया ना, इसी वजह से थोड़ा सा डर हो गया मन में। कोई तकलीफ नहीं हुआ, ये डर के मारे जा रहे हैं। 2-4 कांड जो हो गया ना, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, अब नहीं रुकना है। इधर माहौल बहुत ख़राब हो गया ना। कल भी मारा, परसों भी मारा, इधर डेली मार रहा है। दिन में तो डर नहीं लगता है, लेकिन रात में डर लगता है। सुना आपने, ये गैर कश्मीरी थे जो कश्मीर में रह रहे थे। लेकिन आज सवाल उन कश्मीरियों से है जिनका दर्द और तकलीफ सिर्फ सोशल मीडिया पर महदूद है, जो ये समझते हैं कि मौजूदा हत्याओं पर एक ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट लिख दी, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सवाल है, कहां है आपकी कश्मीरियत? एक आतंकी के मौत के बाद जनाजे में निकलने वाली भीड़ में अगर आप शामिल नहीं तो आप कहां हैं? पत्थरबाजों के मजमे में अगर आप शामिल नहीं तो आप कहां हैं? आतंक को घाटी से मिटाना चाहते हैं तो आज क्यों नहीं दिख रहे आप? कश्मीरियत का रट्टा लगाने वाले कब कश्मीरियत दिखाएंगे? आपके शहर की सड़कें बनाने वाला, आपकी दुकानों और कारोबार में आपका साथ देने वाला, दिन दहाड़े उसकी हत्या हो रही है, आपका खून नहीं खोल रहा। आप कब बिहार के रहने वाले राज और जोगिंदर के लिए सड़कों पर उतरेंगे? आप कब माखनलाल बिंद्रू के लिए सैलाब में निकलेंगे, जो आतंकियों को खौफजदा करते? क्या यह वक्त नहीं है जब सड़क पर उतरकर गैर कश्मीरियों का हाथ थामा जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए, उन्हें दिलासा दिलाया जाए? उन्हें यह एहसास कौन कराएगा कि आप सुरक्षित है कश्मीर में? उन्हें यह एहसास कश्मीरियों को कराना होगा। यह जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना 1990 जैसे हालात एक बार फिर बनेंगे। बिहार ही नहीं, वहाँ पर कश्मीरी पंडित को भी मार रहे हैं जो उनके अपने लोग हैं। बिहार के लोग मरेंगे, हो सकता है कि नहीं जाएं, लेकिन जो कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ही कष्ट में हैं। लोग जब पाकिस्तान को नहीं सबक सिखाएंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। ये आतंकवाद जो है ये उन लोगों के खून में समाया हुआ है। अभी 70 साल से तो हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति में चल रहे हैं, इसका चेंज होना चाहिए। सरकार को सख्त होकर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा दंड देना चाहिए जो कि भविष्य में कभी वो हम लोग तरफ देखे नहीं। और आपकी यही खामोशी
वजह है सोशल मीडिया पर सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। सोशल मीडिया पर लोग सीधे सवाल पूछ रहे हैं और जायज भी है और पूछा भी जाएगा। लोग क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। लोग लिख रहे हैं कत्लेआम पर खामोशी क्यों, आखिर कब तक। लोग पूछ रहे हैं यहां रोहिंग्या आराम से घूम रहे हैं, कश्मीर से सवाल है, लेकिन हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं जो भारत के हैं और कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर क्या डंपिंग ग्राउंड बन गया है, लोग सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं रोहिंग्याओं को निकाले जाने की मांग पर शोर मचाते हैं। उन्हें कश्मीर में भारतीयों की हत्याओं पर साफ सूंघ जाता है। लोग पूछ रहे हैं गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के पास आखिर तमाम कानूनी कागजात हैं, भारत के नागरिकों के पास जीने की गारंटी तक नहीं है। सवाल जायज है। कश्मीरी पंडित जम्मू कैंप में रहते हैं, रहने को मजबूर है इन जगहों पर। रोहिंग्या मुफ्त बिजली मिल रही, उन्हें मुफ्त पानी का मजा ले रहे हैं। लोगों के सवाल लाजमी है। वो रोहिंग्या जो जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में रहते हैं, चोरी छिपे घुस गए, वहां बस गए, वो लोग खतरा नहीं है क्या? अब सीधा सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जो अपने घर में अपना हक मांग रहे हैं, अपनी जमीन मांग रहे हैं, वो कश्मीरियत के लिए खतरा है। इसको हटाएंगे इस ग्राफिक्स को। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो सियासतदान है। महबूबा चुप है, फारूक चुप है, सियासतदान क्या कह रहे हैं और सुनिए जरा। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। लगातार सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है और सुरक्षा बलों के द्वारा भी सर्च किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार भी इस मामले में सचेष्ट है। कश्मीर में जो भी हत्या हुई है आतंकवादियों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जा रही है वो कम है। लगातार बिहार के लोग 3-4 आदमी की हत्याएं हुई है। वैसी परिस्थिति में हमको लगता है कि प्रयास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ है ऐसा जिसके चलते ये आतंकवादियों का उत्साह बढ़ रहा है। एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी कवर दिया नहीं जा सकता है। कोई एक जगह तो लोग हैं नहीं, लोग छोटे छोटे कस्बों गाँवों के अंदर हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही उसका मुकाबला किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। एक भी हत्यारा छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी जिन्होंने शांति को तोड़ने की कोशिश की, भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया, उनको भी कब्रों में लटाया गया है। आगे भी जो ISI पाकिस्तान प्रयास करेगा उसको कामयाब नहीं होने दिया। तो कश्मीर से सवाल बना हुआ है, वक्त है उन्हें खुद घर से बाहर निकलने का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बोल रहे थे और योगी ने परिवार पर वार किया। जी हां, योगी ने सीधा वार किया अखिलेश परिवार पर, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार योगी को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो योगी ने लगे हाथ विधानसभा में एक साथ सबको जवाब दे दिया। देखिए जरा रिपोर्ट। यूपी में कुछ महीने बाद ही चुनाव है। महासंग्राम से पहले विरोधियों ने योगी को घेरना शुरू कर दिया। अखिलेश हो या मायावती या फिर यूपी में डेरा जमाए प्रियंका गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मोड में आ चुके हैं। कल दंगाइयों को 7 पीढ़ी याद दिलाने के बाद आज योगी ने विरोधियों को परिवारवाद पर आईना दिखा दिया। नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। समाजवादी पार्टी
अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहां पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। मौका था विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के स्वागत भाषण का, तो योगी ने लगे हाथ अखिलेश के एक पुराने वार पर पलटवार भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बैलेट वोट से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट वोट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। यूपी में विपक्ष को बखूबी इल्म है कि योगी से चुनाव में सामना करना आसान नहीं। मायावती जी से भी और अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, हमेशा केवल हर कार्य को वोट बैंक के नजर से ही देखेंगे। इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जुबानी जंग तेज होती जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव को जवाब दिया और बाकियों को भी जवाब दिया जो योगी पर सवाल उठा रहे थे लखीमपुर को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आर्यन खान जो फिलहाल जेल में, आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से कुछ वादा किया है। समीर वानखेड़े लगातार आर्यन खान की जेल में काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या वादा किया आर्यन खान ने उस काउंसलिंग के दौरान, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले 10 दिनों से इसी ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन पर ड्रग्स लेने का आरोप है, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 23 साल, इसलिए उन्हें सुधारने की कोशिश शुरू हो गई। जेल में आर्यन की काउंसलिंग हो रही है। खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन की काउंसलिंग की। ठीक है, ये जो गंदी आदत होती है ड्रग्स की, तो हाउ टू रिफॉर्म देम एंड रिहैबिलिटेट देम एंड कम इन द मेन स्ट्रीम। ओके, तो उसके लिए हम उनको थोड़ा श्रमदान करने के लिए भी बोलते हैं जी। उसके अलावा भी जो ऑर्फन्स हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके साथ जाके काम करने के लिए भी हम उनको इंस्पिरेट। आर्यन से समीर वानखेड़े ने बात की और आर्यन ने वानखेड़े से वादा भी किया। इस काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने कहा, मैं अच्छा इंसान बनकर अच्छे काम करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करूंगा। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरा नाम कभी खराब हो। अदर रिलीजन से आते तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हैं जी। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहैबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, सब धर्मों का। जेल में आर्यन आम कैदियों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे। 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट आर्यन की जमानत पर फैसला सुनाएगा और तभी तय होगा कि आर्यन को बेल मिलेगी या फिर अभी जेल में ही रहना होगा। और आइए अब आपको बताते हैं आर्यन फिलहाल जेल में किस हाल में है। जेल में आर्यन के सुधार की कोशिशें तेज हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। जेल में आर्यन अब क्वारंटीन से निकलकर आम कैदियों की तरह रह रहे हैं। सैकड़ों खूंखार कैदियों के बीच आर्यन परेशान है। ऑर्थर रोड जेल में इस समय 3200 कैदी हैं। आर्यन अब आम कैदियों की तरह रह रहे हैं। खबरों के मुताबिक आर्यन अपनी बैरक में काफी टेंशन में है। वहीं अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि जेल के अंदर आर्यन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आर्यन को दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है और ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। आर्यन जब से जेल में है, शाहरुख और गौरी को आर्यन की चिंता सताती रही थी और उनकी इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां साथ खड़ी हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान खुद कई बार शाहरुख खान के घर मन्नत जा चुके हैं और उनके परिवार के तमाम लोग भी शाहरुख के साथ मन्नत पहुंचे थे शाहरुख से मिलने के लिए। यही सिलसिला दूसरे स्टार्स के साथ भी जारी है। सोशल पोस्ट के जरिए समर्थन कर रहे हैं दूसरे स्टार, तो कोई शाहरुख के घर पहुंच रहा है।
आपको बताएं, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह शाहरुख के सपोर्ट में दुआ की है उन्होंने। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा ने कहा है, ये बहुत बुरा हुआ, सब जल्दी से ठीक हो जाए, आर्यन को कोई तकलीफ ना हो और शाहरुख भाई को और दिक्कत ना हो। शाहरुख और गौरी के लिए हमारी सहानुभूति है, भगवान से प्रार्थना है कि सब बहुत जल्द और सही तरीके से सुलझ जाए। शाहरुख का समर्थन करने वालों में एक और नाम जुड़ गया है, पूजा बेदी का। लेकिन इस समर्थन को लेकर पूजा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। पूजा बेदी ने आर्यन के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा है, अगर आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला तो एक निर्दोष बच्चे को जेल में रखना डरावना है, यह साइकोलॉजिकल क्षति पहुंचाने वाला है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और ऐसी व्यवस्था निर्दोषों को सजा देकर अपराधी बनाती है। तो पूजा बेदी ने ट्वीट किया, लेकिन पूजा को यह ट्वीट महंगा पड़ गया। पूजा ने जैसे ही ये ट्वीट किया, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। पूजा बेदी के इस ट्वीट पर लोग उनसे सीधा सवाल कर रहे हैं। पूजा ने ट्वीट किया था, ऊपर जो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं कि निर्दोष बच्चे को जेल में रखना डरावना है, पूजा का ये ट्वीट था। इस पर लोग क्या जवाब दे रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं, शाहरुख ने 23 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। जिस 23 साल के आर्यन को निर्दोष कह रही है, उस पर लोग पूछ रहे हैं शाहरुख ने इसी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। नीरज चोपड़ा ने 23 साल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। लोग पूछ रहे हैं, इसको जल्दी से मूव करेंगे, लेकिन आर्यन खान को पूजा बेदी बच्चा कह रही है। क्या आप जज को अपना काम करने देंगी? लोग सीधे सवाल पूछ रहे हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करो, इतने सालों तक न्यायिक व्यवस्था सही थी, आज ही न्यायिक व्यवस्था खराब हो गई है। केवल वो अब निर्दोष जो लोग हैं, पूछ रहे हैं कि जो निर्दोष केवल वही है जिनका नाम आपने लिया। निर्दोषों के बाद सुधार की जरूरत है, निर्दोष लड़कों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सुधार की जरूरत है। और अपराध एनसीबी ने, बिना अपराध के एनसीबी ने आर्यन को पकड़ा है। पूजा बेदी से ये सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अब अगला जो बड़ी खबर ये है कि आर्यन खान की एक तस्वीर पिछले दिनों सामने आई थी सोशल मीडिया पर। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये वो सेल्फी है, ये आर्यन बैठे हैं और ये जो शख्स है गोसावी, इसको लेकर खबरें लगातार जेरे बहस है। अब पुलिस को तलाश है इसकी। जी हां, आपको बताएं कि पुणे पुलिस इस गोसावी को तलाश रही है कि आखिर ये गया कहां। बड़ी दिलचस्प बात यह है, दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, इसमें एक शख्स आर्यन के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहा है और आर्यन एनसीबी ऑफिस में बैठे हुए हैं और जो शख्स सेल्फी ले रहा है उसका नाम है किरण गोसावी। इस तस्वीर को लेकर पहले काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद एनसीबी ने सफाई पेश की कि जो शख्स आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा है वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है। लेकिन यही तस्वीर अब सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के लिए गले की हड्डी बन गई। उसके पुराने केस तो गले की फांस बन गए हैं, इस मामले में भी दर्ज हो रहा है नया मामला और उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। पालघर के केलवा थाने में गोसावी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गोसावी पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है। आपको बताऊं कि गोसावी पर यह पहला मामला नहीं है। महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी समेत दूसरे आरोपों में 4 मामले दर्ज हैं और इन तमाम मामलों में गोसावी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। अगर आर्यन केस की बात करें तो जब क्रूज से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो इस दौरान किरण गोसावी भी एनसीबी की टीम के साथ नजर आया था। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जिसमें आप साफ तौर पर किरण गोसावी को देख सकते हैं। अब आपको इस किरण गोसावी के बारे में बता दें, दरअसल किरण गोसावी को प्राइवेट डिटेक्टिव भी बताया जाता है और ये कंपनी भी चलाता था जिसका नाम केपजी ड्रीम सॉल्यूशन था। इस कंपनी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। 2018 में गोसावी के खिलाफ पुणे पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। फिलहाल ये कहां है किसी को नहीं पता, पुणे पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ड्रैगन के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान तैयार हो गया है। और वो ये प्लान है, ये जो आप देख रहे हैं, 4 बड़े देश ड्रैगन के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी कर चुके हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जिनपिंग के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं क्योंकि जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, निफ्ताली और बिन जायद यानी भारत, अमेरिका, यूएई और इसके अलावा आपको बताएं कि इजराइल मिलकर जो गठबंधन बनाने वाले हैं वो खतरा होगा। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख रहे हैं, इजराइल में थे और इजराइल के विदेश सचिव से मुलाकात की है। ये मुलाकात उसी परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। आपको ये दिखाते हैं, कुछ दिन पहले क्वाड बना था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जल्दी से। देखिए जरा,
कि किस जरिए से क्वाड के जरिए चीन को घेरने की तैयारी थी। अब भारत एक और क्वाड बना सकता है। ये जो हमने आपको दिखाया था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मिलकर चीन को घेर रहे हैं इस जरिए से, लेकिन ये एक घेराबंदी थी। चीन को घेरने के लिए कैसे इजराइल और यूएई एक साथ आ गए वो आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा उस ग्राफिक्स के जरिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस ग्राफिक्स में कि नया क्वाड बन सकता है। ये क्वाड कैसे बनेगा और कैसे घेराबंदी होगी ये देखिए। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, इसके अलावा आप नफ्ताली बेनेट को देख रहे हैं, इजराइल के राष्ट्र अध्यक्ष, और उसके पीछे आप यूएई के राष्ट्र अध्यक्ष को देख रहे हैं, बिन जायद को। तो मैं आपको बताऊं कि चीन के खिलाफ यह गठबंधन बनेगा। एक और क्वाड से ड्रैगन को करारा जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ इजराइल, यूएई भी गठबंधन में शामिल है और भारत अमेरिका का पहले से गठबंधन है। चीन के खतरों को लेकर एकजुटता है और चीन के खिलाफ भारत की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा इसे आप मान सकते हैं। इजराइल के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री थे, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। ये बता रहा है कि चीन के लिए, चीन को कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी भारत ने कर ली है। जरा रिपोर्ट देखिए। चीन के खिलाफ एक और गठबंधन, ड्रैगन पर पलटवार की पूरी तैयारी। एक और क्वाड से टेंशन में जिनपिंग, ड्रैगन के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान। चीन की साजिशों को लेकर दुनिया के तमाम देश अलग अलग गठबंधन बना रहे हैं। अब एक और नए क्वाड ने जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है। भारत, अमेरिका के साथ ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस नए गठबंधन में चीन की साजिशों का करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना और विस्तारवाद की नीतियों की वजह से चीन ने पहले दोस्त से ज्यादा अपने दुश्मन बना रखे हैं। क्वाड और ऑकस से पहले से परेशान चीन के लिए यह दूसरा क्वाड उसकी और मुश्किल बढ़ा सकता है। ईरान के साथ दोस्ती की वजह से भी इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात चीन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों को ईरान से परमाणु हमले का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से ये दोनों दुश्मन देश भी दोस्ती को मजबूर हुए। अमेरिका और भारत के इजराइल के साथ ही यूएई से बेहतर रिश्ते हैं और इस क्वाड क्लब में इन दोनों देशों के शामिल होने से चीन की चौतरफा घेराबंदी का प्लान एक कदम और आगे बढ़ेगा। इजराइल इस क्लब में शामिल होने को तैयार है। इजराइल ने कहा है कि उनका देश क्वाड से वैक्सीन, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा को लेकर जुड़ना चाहेगा। उन्हें इन क्षेत्रों में किसी भी बातचीत से जुड़ने में खुशी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी सिलसिले में इजराइल के दौरे पर हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों की चुनौतियां एक जैसी हैं। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, चीन दरअसल सभी के लिए सरदर्द बना हुआ है। कैसे, देखिए जरा। किसी एक देश के लिए नहीं, सबके लिए सिरदर्द भी है और नाक में दम भी कर रखा है। सबसे पहले देखिए चीन और अमेरिका। अमेरिका के साथ रिश्ते सबसे खराब दौर में है। चीन के ट्रेड वॉर से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़े हुए हैं। कोरोना पर चीन के झूठ पर अमेरिका नाराज है। हिंद महासागर में चीन के धोखे पर अमेरिका सख्त है और चीन की विस्तारवादी नीति का भी विरोध कर रहा है। दोनों देशों में लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, चीन के भारत से भी रिश्ते अच्छे नहीं। एलएसी पर चीन के उकसावे की कार्रवाई लगातार जारी है। भारत ने चीन के कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरहद पर तनातनी का व्यापार पर असर पड़ा है लगातार। ईरान चीन की करीबी से रिश्तों पर भी असर पड़ा है। यह वजह है। आपको बताऊं कि इसके अलावा देखिए, चीन का सिर्फ भारत से ही नहीं, इजराइल के साथ भी यही परेशानी। अपने दुश्मन से चीन के हाथ मिलाने से नाराज है। चीन इजराइल में दोस्ती के खिलाफ अमेरिका है और भारत के आगे चीन को भाव इजराइल नहीं देता है। यह एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा यूएई देखिए, चीन का यूएई से भी रिश्ते अच्छे नहीं है। ईरान चीन के खिलाफ इजराइल यूएई में डील हुई है बाकायदा। ट्रंप ने यूएई इजराइल में दोस्ती करवाई थी और अभी जो हालात हैं, यूएई के अमेरिका से मजबूत सैन्य संबंध हैं। चीन ईरान की दोस्ती से भी संबंधों पर असर पड़ा है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि यह आपने देखा कि चीन के बाकियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब कैसे चीन की घेराबंदी होगी, ये चार मुल्क जुड़कर मिलकर कैसे चीन का काम तमाम करेंगे। चीन के खिलाफ क्वाड 2 के दूसरे देश
क्यों खिलाफ हैं ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं इन देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। मोदी सरकार के 7 सालों में इन देशों के साथ रिश्ते और कितने मजबूत हुए। सबसे पहले बात भारत और इजराइल के संबंधों की। बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत हुए। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस दौरे में मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। इस दौरे पर 2 करीबी मित्र गर्मजोशी से मिले और कई प्रोटोकॉल टूटते दिखे। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन संबंध मजबूत होने में वक्त लगे और आज इजराइल भारत के करीबी दोस्तों में से एक है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के रक्षा करार हुए। आज भारत इजराइल के सैन्य संबंध बेहद मजबूत हैं। इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। इजराइल दौरे पर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। अब इजराइल चाहता है कि भारत मिडिल ईस्ट में अहम भूमिका निभाए। नेतन्याहू के बाद बेनेट नफ्ताली की कमान संभालने के बाद भी भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और आगे बढ़ती जा रही। इस गठबंधन में एक और देश संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो सकता है। भारत और यूएई की दोस्ती भी गहराती जा रही है और इस दोस्ती का सबसे मजबूत सबूत ये तस्वीर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई ने 2019 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायद देकर सम्मानित किया था। मोदी के इस दौरे में मोदी और बिन जायद की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। भारत यूएई के रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच कई रक्षा सौदे हुए हैं। यूएई की वजह से फारस की खाड़ी में नेवी ने युद्धाभ्यास किया था और इतना ही नहीं, भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों की व्यापारिक भागीदारी ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और इन दोनों देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध जिनपिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि जिनपिंग के खिलाफ दुनिया भर में रणनीति बन रही है और भारत की डिप्लोमेसी के आगे ड्रैगन की एक नहीं चल पा रही। और इसी वजह से चीन एलएसी पर लगातार टकराव बनाने की कोशिश करता है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर तनाव बनाने की कोशिश करता है और चीन के खिलाफ इस मजबूत घेराबंदी में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम है। और ट्रंप के दौरे में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। मोदी और ट्रंप की यारी देखते ही बनती थी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस संबंध पर कोई असर नहीं पड़ा और यह लगातार मजबूत होता जा रहा है। दोनों नेताओं में कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। तो अमेरिका दौरे पर दोनों नेता गर्मजोशी से मिले थे और इतना ही नहीं, क्वाड के जरिए भी भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और इसकी कई बैठकें पहले हो चुकी हैं। बाइडेन के सत्ता संभालने के 8 महीने के अंदर ही बाइडेन के साथ मोदी के बेहतर रिश्ते बन चुके हैं। मोदी के अमेरिका दौरे पर गर्मजोशी दिखी थी। अफगानिस्तान मुद्दे पर दोनों देश साथ साथ हैं। चीन के खिलाफ क्वाड गठबंधन में भी दोनों देश शामिल हैं। यह बता रहा है कि कैसे चीन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत ने किस तरह से तैयारी कर ली है। चीन बेशक सीमा पर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करे, लेकिन भारत कूटनीति के लिहाज से करारा जवाब देगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।